अब हम आपको बताते हैं कि ये जो कृषि संबंधी तीसरा कानून क्या है। ये जो तीसरा कानून है बहुत छोटा है। वास्तव में ये छोटा इसलिए है कि 1955 में एक कानून बना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये उस कानून को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसलिए एक लाइन से ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कानूनों की अपनी एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है। इसकी वजह से एक पेज लिखा गया है। बहुत छोटा सा कानून है, लेकिन इसके असर सबसे बड़े हैं। 1955 में ये कानून भारत सरकार ने इसलिए बनाया था आज़ादी मिलने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो प्याज खरीद करके जाम कर लेते थे और प्याज महंगी हो जाती थी, लोगों को प्याज नहीं मिलती थी, कभी कभी अनाज नहीं मिलता था, कभी कभी सब्जियां नहीं मिलती थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो जमाखोरी कर लेते थे व्यापारी, उससे निजात पाने के लिए, उससे सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था, जिसमें वस्तुओं की, अनाजों की, फलों की, सब्जियों की एक लिस्ट है, सूची है। ये कहा गया था कि इससे ज्यादा अनाज, इससे ज्यादा सब्जी या इससे ज्यादा फल, इससे ज्यादा दालें, इससे ज्यादा तिलहन की कोई चीज कोई भी व्यापारी अपने गोदाम में स्टोर नहीं कर सकता। अगर स्टोर करेगा तो उसको जमाखोरी का अपराध माना जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। यानी किसान तो स्टोर कर सकता था, अगर आप अपने खेत से पैदा किए हैं तो स्टोर करिए, आलू स्टोर करिए, प्याज स्टोर करिए, दाल स्टोर करिए, चावल स्टोर करिए, गेहूं स्टोर करिए। किसान तो कर सकता था, लेकिन व्यापारी नहीं कर सकता था। अगर व्यापारी को पकड़ा गया तो उसके ऊपर सजा के प्रावधान थे। यही मोटा मोटा 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम है। अब जो तीनों कृषि बिल बनाए गए हैं उसमें से तीसरा कानून ये कहता है कि अब ये जो सीमा तय की गई थी, लिमिट तय की गई थी, वो लिमिट हटा दी जाएगी। अब कोई भी व्यापारी कितनी भी आलू, कितने भी टन आलू अपने गोदाम में रख सकता है। कोई भी कंपनी कितना भी अनाज, गेहूं, चावल, धान, प्याज अपने गोदाम में रख सकता है। कोई भी कितनी भी ज्यादा मात्रा में दूध या फल या सब्जी अपने गोदाम में रख सकता है। यानी जो अभी तक लिमिट बनी थी, ये जो नया कानून आया है उस लिमिट को खत्म करने के लिए आया। क्यों खत्म करने के लिए आया? क्योंकि सरकार अब खेती बाड़ी का काम बड़ी कंपनियों को देना चाहती है। अब बड़ी कंपनियां कोई भी खेती का काम करेंगी, मान लो धान पैदा करेंगी, तो हो सकता है कि वो 5 लाख हेक्टेयर खेत में धान पैदा करें, उनके पास 50 लाख टन धान पैदा हो जाए, 50 लाख टन गेहूं पैदा हो जाए, 50 लाख टन आलू पैदा हो जाए, लहसुन पैदा हो जाए, दाल पैदा हो जाए, सरसों पैदा हो जाए, तिल पैदा हो जाए, सब्जी पैदा हो जाए, फल पैदा हो जाए, तो अगर वो रखेंगे तो कानून टूटेगा, उनको सजा मिलेगी। इसलिए ये प्रावधान किया गया। अब नया कानून आया है कि अब आप रख सकते हैं, आप मनमर्जी जितना रखना हो उतना रख सकते हैं। अब सरकार न देखेगी, न पुलिस आपके घर जाएगी, यानी छूट मिल गई। हाँ, इसमें एक अपवाद रखा गया है। इस कानून में यह कहा गया है कि अगर कोई अनाज, मान लो गेहूं या चावल, अगर वो 50% अधिक महंगा हो गया, मान लो कि 2000 का गेहूं है, वो 3000 रुपए बिकने लगा, तब सरकार को दखल करने का अधिकार मिलेगा। या फिर इसी तरह से कोई फल है, फ्रूट है, सेब है, संतरा है, इस तरह से कोई फ्रूट है, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट, अगर ये 100% बढ़ गए, यानी डबल हो गए, यानी जो सेब 100 रुपए का था वो 200 रुपए में हो गया। इस तरीके से अगर कोई आम है, आम 100 रुपए में था वो 200 रुपए में हो गया। अगर डबल कीमत हो जाती है तब सरकार को, स्पेशली केंद्र सरकार को, इसमें दखल देने का अधिकार मिलेगा। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आती तो नहीं होगा। हाँ, एक और कंडीशन रखी गई है कि अगर युद्ध हो जाए कोई पड़ोसी देश से, या अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए जहां पर अचानक
अनाज की जरूरत पड़ जाए या फलों की जरूरत पड़ जाए, दालों की जरूरत पड़ जाए, तिलहन की जरूरत पड़ जाए, सब्जियों की जरूरत पड़ जाए, तब सरकार इसमें लिमिट बना सकती है कि भाई आप उस वक्त तक, जब तक कि सरकार चाहे, आप एक लिमिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। एक लिमिट से ज्यादा अनाज आप अपने यहां नहीं रख सकते, एक लिमिट से ज्यादा फल नहीं रख सकते, एक लिमिट से ज्यादा दाल नहीं रख सकते, एक लिमिट से ज्यादा तिलहन नहीं रख सकते। यानी एक लिमिट बना दी जाएगी, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग होगी, कुछ वक्त के लिए होगी, परमानेंट नहीं होगी। इस तरह से यह जो प्रोविजन है ये भी एक विवादित मामला है। यह जो बात है ये केवल किसानों के लिए खतरा नहीं है। ये जो तीसरा कानून है तो बहुत छोटा सा, एक पेज का है, लेकिन इसका असर बहुत भयंकर हो सकता है। क्योंकि अब जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं वो प्याज स्टोर कर लेंगे। अभी आप देखिए प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब किसान के यहाँ पैदा होती है तो प्याज की कीमत 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो होती है। फिर वही प्याज बढ़ते बढ़ते 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हो जाती है। अभी जब ऐसा हो रहा है, जबकि रोक लगी है, एक लिमिट लगी है, जब ये लिमिट हट जाएगी तब प्याज के रेट कहां तक जाएगा। इसी तरह से सब्जियों का रेट कृत्रिम रूप से बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पैदावार कम हो गई, पैदावार कम नहीं होती, वो स्टोर कर लेगा बड़ा व्यापारी अपने गोदाम में, और वह मार्केट से सब्जी गायब कर देगा, मार्केट से आलू गायब कर देगा, मार्केट से प्याज गायब कर देगा, बाजार से वह लहसुन गायब कर देगा, वो बाजार से फलों को गायब कर देगा, और जब कीमत बढ़ जाएगी तो वो फेंक देगा, यानी बेच करके मुनाफा कमा लेगा। इस प्रकार अब मुनाफाखोरी का खतरा है। कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ेंगी, पैदावार ज्यादा होगी, बावजूद इसके कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन ये जो कीमत बढ़ेगी ये स्टोर करने वाले को फायदा होगी, किसान को फायदा नहीं होगा। इसलिए इस कानून के भी बड़े खतरे हैं। इससे ये भी समस्या है कि जब कभी जमाखोरी हो गई, चावल को, गेहूं को स्टोर कर लिया किसी बड़े बड़े अंबानी ने, अदानी ने, और अचानक सरकार को जरूरत पड़ गई, अकाल आ गया, युद्ध हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, अचानक भूखमरी फैल गई, तो एक समस्या आएगी कि सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तो ये जो व्यापारी हैं जो अपने गोदामों में स्टोर करके रखेंगे वो कई गुना ज्यादा कीमत पर सरकार को बेचेंगे और सरकार के खजानों को भारी नुकसान होगा। या फिर सरकार को आयात करना पड़ेगा, दूसरे देश से चावल मंगाना पड़ेगा, दूसरे देश से गेहूं मंगाना पड़ेगा, दूसरे देश से प्याज या आलू मंगाना पड़ेगा, तो उससे भारत के पैसा दूसरे देश में चला जाएगा, काफी नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात कि वहां दूसरे देश से यहां तक पहुंचने में इतना वक्त लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगी कि बहुत सारे लोग जो भूख के शिकार होंगे वो मर जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगी। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या होगी कि वो कहीं विदेश से आएगा या किसी अरबपति खरबपति के गोदाम से आएगा, फिर प्रदेशों के पास जाएगा, फिर वहां से जिले में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, गांव तक पहुंचते पहुंचते लंबा टाइम लगेगा। अगर भूखमरी की परिस्थिति है, अकाल की परिस्थिति है, तो बहुत लोग इस दौरान मर जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसलिए भी इस कानून से हाहाकार मचा है कि यह जो है सरकार की ज्यादती है, और सरकार ये कह रही है कि इससे आज़ादी मिलेगी। जो अभी तक गुलामी थी, जो खास करके व्यापारियों की गुलामी थी, वो गुलामी खत्म हो जाएगी। ये एग्रीमेंट अक्सर गैर बराबर लोगों में होता है। एक आदमी बहुत मजबूत होता है, दूसरा आदमी बहुत कमजोर होता है, तो एग्रीमेंट तो हो जाता है, समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, लेकिन एक आदमी भारी रहता है। जैसे इस किसान और व्यापारी के मामले में मान लो कि कोई अंबानी की कंपनी है और एक अदना सा किसान एग्रीमेंट कर लिया, तो अब एक तरफ अंबानी खड़े होंगे, दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा होगा, एक धोती पहना हुआ, और किसान जो एसडीएम के कार्यालय तक जाने में भी डरेगा। तो ऐसी स्थिति में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है। एग्रीमेंट का जनरल नियम यह है कि कोई भी एग्रीमेंट ऐसी स्थिति में सस्पेंड हो जाता है, या उसके जो पक्षकार हैं अपने किए गए वचन को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होते। अगर कोई घटना प्राकृतिक आ जाए, मान लो भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ हो जाए, सूखा हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई कानूनी तब्दीली आ जाए कि पहले जो कानून थे बाद में कोई नए कानून आ जाए, कोई परिस्थितियां बदल जाएं,
तो एग्रीमेंट में ये बात अंतर्निहित होती है, मान के चला जाता है कि कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसके लिए पक्षकार जिम्मेदार नहीं है, तो फिर वह अपना वादा पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार नहीं होता। जब ऐसी घटना घटेगी तो जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं वो ये कह देंगे कि साहब कानून बदल गया तो हम अपना वादा पूरा नहीं करते, हम नहीं करना चाहिए और मुझे अधिकार है कि मैं ना करूं। इसी तरह से वो कोई बहाना ले सकते हैं कि साहब भूकंप आ गया था, सूखा पड़ गया था, ये कुछ बात हो गई थी। तो जब कंपनी वालों का फायदा होगा तो वो अपने वादे से मुकरने के 50 रास्ते ढूंढेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट में होता ही है। लेकिन जब फायदा किसान का होना होगा तो किसान अपने वादे से मुकर नहीं पाएगा। अगर किसान मुकरेगा तो कंपनी उस पर मुकदमा कर देगी और मुकदमा करके उससे वसूली कर लेगी और कंपनी वसूल नहीं करेगी। इस कानून में बहुत साफ साफ लिखा गया है कि ये वसूली सरकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेगा, उसी तरह करेगा जैसे कोई लैंड रेवेन्यू की वसूली होती है, यानी कि वह सरकारी खजाने का पैसा जैसा माना जाएगा और उसको उसी तरह वसूल किया जाएगा। यानी उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी, रेवेन्यू के अधिकारी इन्वॉल्व हो जाएंगे, पूरा सरकारी महकमा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान अपने वादे से मुकर नहीं पाएगा, लेकिन कंपनियां अपने वादे से प्रायः मुकर जाएंगी क्योंकि दोनों बराबर के नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखने की है, लेकिन ये तो हर करार में होता ही है, हर एग्रीमेंट में होता ही है। एक दूसरी बात है फोर्स मेजर का। ये फोर्स मेजर का मतलब ये है कि कोई विशेष परिस्थिति होगी तो उसमें सरकार कानून बना सकती है और सरकार से कानून कोई एक पक्षकार बनवा सकता है। मान लो किसान घाटे में जा रहे हैं और लगातार किसानों का नुकसान हो रहा है, कंपनियों का फायदा हो रहा है, तो सरकार किसानों के पक्ष में कानून बना सकती है जिससे कि फोर्स मेजर के प्रावधान के तहत किसानों को न्याय मिल जाए। उल्टा भी हो सकता है कि कंपनियां कानून बनवा लें सरकार से फोर्स मेजर के प्रावधान का इस्तेमाल करके। ऐसी स्थिति में वो कहेंगे कि भाई हम खेती में घाटे में जा रहे हैं, हमारी कंपनी, या कोई नुकसान हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, कानून में ये नहीं, ये बदलाव किया जाए, ऐसा कोई नया कानून बना दिया जाए या पुराना कानून खत्म कर दिया जाए। इस तरह के कोई न कोई कानूनी हस्तक्षेप करने की मांग अगर कंपनी वाले करते हैं तब तो सरकार आराम से मान लेगी, लेकिन अगर किसान करता है तो मानना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये जो फोर्स मेजर का प्रावधान किया गया है इसका भी लाभ कंपनियों को या व्यापारियों को ही अधिक मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो जब सरकार कहती है कि हम किसानों को आजादी दे रहे हैं तो वास्तव में किसान का अर्थ व्यापारी है। अगर व्यापारी को इस पूरे कानून में जहां जहां किसान लिखा है, तीनों कानूनों में वहां वहां व्यापारी लिखती तो ये कानून बिल्कुल ठीक है। यानी व्यापारियों के हितों को, व्यापारियों के फायदे को ध्यान में रख करके कानून बने हैं। अब ये कानून किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए घाटेमंद है, आराम से इसका विश्लेषण किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। अफवाहों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। हमने तीनों ही कानूनों के बारे में सेक्शन वाइज आपको बता दिए। अब इस पूरी तीनों बातों को, तीनों कानूनों को ध्यान से समझ लीजिए। एक बार, दो बार, 3 बार वीडियो को रीप्ले करके सुन लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए, समझ लीजिए और खुद अपना दृष्टिकोण बना लीजिए। अब ये जो पूरे के पूरे तीनों कानून हैं, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये कानून केवल धनवान लोगों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, जिन पर लिमिट लगी थी कि वो एक लिमिट से ज़्यादा प्याज अपने गोदाम में नहीं रख पाएंगे, आलू नहीं रख पाएंगे, धान नहीं रख पाएंगे, चावल नहीं रख पाएंगे। अब वो लिमिट खत्म कर दी गई। कोई किसान तो इतना बड़ा स्टोर करता नहीं था, स्टोर तो कोई बड़ा व्यापारी ही करता था। अब उन्हीं बड़े व्यापारियों को आज़ादी मिली है, ये किसानों की आज़ादी नहीं है। हाँ, अगर व्यापारी को किसान कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर अंबानी या अदानी ये लोग खेती करने लगे, वो ये 5 लाख ट्रैक्टर खरीद लें, अब 5 लाख ट्रैक्टरों से खेती कर रहे, वो भी तो किसान ही होंगे। यानी ऐसा भी नहीं कहा सकता कि अंबानी को किसान नहीं कहा जा सकता, अदानी को किसान नहीं कहा जा सकता। जिसके पास 5 लाख ट्रैक्टर है वो भी किसान है, जिसके पास 5 ट्रैक्टर है वो भी किसान है, जिसके पास 1 ट्रैक्टर है वो भी किसान है, जिसके पास ट्रैक्टर ही नहीं है, हल बैल है, वो भी किसान है, जिसके पास हल बैल भी नहीं है,
फावड़े से कुदाल से गुड़ाई कर लेता है, खेत बना करके बुआई कर लेता है, वो भी किसान है। यानी किसान का रेंज बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है। ऐसी स्थिति में ये जो कानून बने हैं ये निश्चित रूप से धनवानों को ध्यान में रखकर बने हैं, धनवानों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए बने हैं। वैसे भी जब किसानों को पहले भी व्यापारियों से झगड़ा रहा, ये व्यापारी किसानों को पहले भी शोषण करते रहे, पैसा दे के कर्ज दे करके उनको कर्ज के जाल में फंसाते रहे, और किसानों और व्यापारियों में तो वैसे ही संबंध था जैसे राम में और रावण। अब अगर मान लो कि रावण के लिए कोई कानून बना है तो राम के लिए बुरा ही होगा, और जो राम के लिए बना है वो रावण के लिए बुरा ही होगा।